हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओसीएम का चैप्टर नंबर 4। उसमें से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये पॉइंट हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब देखो, प्रिंसिपल्स मतलब यहाँ पे रूल्स है। ठीक है, इंश्योरेंस के लिए भी कुछ रूल्स है जो हमको भी फॉलो करने हैं और कुछ कंपनी को भी फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये ज़्यादा फोकस करते हैं हम जो कस्टमर को फॉलो करने हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ मतलब क्या, हमको यहाँ पर भरोसा करना है। ठीक है, किस पर भरोसा करना है? हमको इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक पॉइंट को हमको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो ये आंसर लिखने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? मिस्टर ए डज़ नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्जरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। ठीक है, अब उनने क्या किए हैं, मिस्टर ए ने जब पॉलिसी खरीदने गए थे तो उन्होंने अपना जो सर्जरी हुई थी, ठीक है, लाइफ पॉलिसी अगर वो खरीदने गए हैं और उनकी जो सर्जरी हुई थी वो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया था, वो बात उन्हें छुपाए थे कंपनी से। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो अबाउट दिस फैक्ट। अब वो मर गए हैं जिसने भी इंश्योरेंस लिया था मिस्टर ए, तब पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि उनकी इंश्योरेंस लेने से पहले एक सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी, बट उन्हें वो बात इनसे क्या किए है, कंपनी से छुपाए है। तो ऐसे टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू गिव कॉम्पनसेशन टू हिज फैमिली मेम्बर्स। ऐसे टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, रिफ्यूज़ करेगी, नहीं देगी पैसे। किसको नहीं देगी? उनके फैमिली मेम्बर्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन इंश्योरेंस कंपनी के साथ में उनने भरोसा कर पूरी बात नहीं बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए हमको यहाँ पर क्या रूल फॉलो करना है कि हमको अपने रिलेटेड या पॉलिसी रिलेटेड या जो कुछ भी बात ऐसी है जो मालूम करनी चाहिए कंपनी को, वो हमको पहले ही बता देनी चाहिए। कब बता देनी चाहिए? जब हम पॉलिसी लेंगे तभी बता देनी चाहिए, ताकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या? तो देखो, हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग उस लॉस से बच सके, राइट? तो हम कोई भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस कब लेते हैं, जब हमको पता है कि हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंस है हमारे फैमिली के लिए। मैं खुद कमा रही हूँ, अगर मैं कमाने वाली नहीं रही तो क्या हो जाएगा, मेरे फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे टाइम पर मेरे लाइफ का जो इम्पोर्टेंट है, वो जो इम्पोर्टेंस है उसमें हमको समझना है, वो चीज़ हमको समझनी है और हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस चीज़ में क्रिएट करना है कि हाँ, मुझे खुद का इंश्योरेंस कराना चाहिए, ताकि अगर मुझे कुछ होता है तो एक ऐसी अमाउंट किसको मिले, मेरे फैमिली को मिले, जिससे वो थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल रह सके थोड़े दिन तक के लिए, ताकि उनको अचानक कोई भी शॉक झेलना ना पड़े। अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ये पर्सन जो है, हम लोग जैसे जो पर्सन्स है, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या कुछ और इंश्योरेंस लेते हैं हम, तो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा इंश्योरेंस हमारा इंटरेस्ट रहता है खुद के लाइफ में। अगर मुझे कुछ हो गया तो, या तो फिर मेरी प्रॉपर्टी में, जैसे कि तुमने अभी नई नई कार लिए हो, ठीक है, अब नई कार के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों इंश्योरेंस कराते हैं? क्योंकि अगर उसको छोटी सी भी कुछ खरोच आई है या स्क्रैच आया है तो हम लोग को उसको ठीक कराने में या उसका जो एक्सपेंस है वो उठाने में क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ताकि हमको लॉस बेयर ना करना पड़े। ठीक है, वो लॉस कौन उठाएगा? वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अब ये तो पर्सन का था। अब बिजनेसमैन का किस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा? तो बिजनेसमैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है उसकी गुड्स में
जिसमें वो डील करता है, राइट। मतलब दुकान में जितना भी उनका जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो उनका क्या है, उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट्स को कुछ हो गया तो फिर से उसको लॉस उठाना पड़ेगा, वो ठप हो जाएगा, राइट। इसलिए उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसके गुड्स जिसमें वो डील करता है, साथ में प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे कि एसेट्स है, ठीक है, दुकान है, दुकान में चीज़ें हुई, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, ये सारी चीज़ें जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, या दूसरी जो प्रॉपर्टी है बिज़नेस की कुछ, वो सब क्या है, इंश्योर, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गई या उसको कुछ भी हो गया तो लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ों से डर कर कि हाँ बाबा मुझे लॉस अगर हो गया तो मैं कैसे उसको पूरा कर पाऊँगा, वो जो डर रहता है, वो डर के वजह से हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से उस चीज़ की इंश्योरेंस कराते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है, ये क्या बोल रहा है, इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ इंश्योर्ड फॉर ₹2 lakhs एंड इफ़ द लॉस बाय फायर इज़ 1 lakh, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इंश्योरेंस निकाले तो है 2 लाख का, ठीक है, मतलब कोई भी जो हमारे गुड्स है उसका इंश्योरेंस मैंने की हूँ कि अगर ये गुड्स को कुछ भी हो गया तो एटलीस्ट मेरे को 2 lakhs मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा जो लॉस हुआ है वो सिर्फ 1 lakh का हुआ है, मतलब आधे ही फायर की वजह से ख़राब हुए गुड्स, बाकी के आधे अच्छे हैं। देन द इंश्योर्ड कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन ऑफ 1 lakh ओनली, मतलब अभी जितना लॉस हुआ है तो उतना ही पैसा मिलेगा ना। इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है कि वो लॉस 1 लाख का हुआ है और हमको कॉम्पेंसेशन 2 lakhs का दे, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी में यही बता रही है कि यहाँ पर हम जितना तुम्हारे को लॉस होगा, जितना हमारे प्रोडक्ट्स ख़राब होंगे, सिर्फ उतने का ही क्लेम तुम कर सकते हो और उतना ही इंश्योरेंस कंपनी तुमको उसके बदले में देगी, जितना लॉस हुआ है उतना ही। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में एक स्टोरी याद रखनी है हमको, ठीक है। स्टोरी क्या है, तो एक पर्सन रहेगा, उसकी बाइक स्टोल होती है, घूम जाती है, ठीक है, कोई तो चुरा कर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करता है कि मेरी बाइक क्या हो गई है, गुम हो गई है। पुलिस वाले वो बाइक को ढूंढते हैं, देखते हैं कहीं मिलती है या नहीं, और बाद में एक रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। क्या रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि तुम बाइक नहीं मिल रही है तो तुम क्या करो, जो भी अमाउंट है वो जो क्लेम है वो पर्सन को दे दो, जिसकी बाइक है उसको दे दो। फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कॉम्पेंसेट करती है लॉस, देखेगी कि वो उस दिन उसका बाइक की वैल्यूएशन क्या है, ठीक है, और उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी वो पर्सन को क्या करेगी, पैसे देगी। नो क्लेम ओवर व्हीकल, अब यहाँ पर क्या होगा, हाँ, रिकवर द स्टोलन बाइक। अभी सब हो गया प्रोसीजर, मैंने पैसे, जो पर्सन है उसने पैसे ले लिया, ठीक है। अब पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं कि हमको बाइक मिल गई है, ठीक है, लेकिन अभी उस बाइक पर उस पर्सन का कुछ भी हक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी उस बाइक के बदले में पैसे ले चुका है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी का राइट है कि वो उसको सेल करे या उसको स्क्रैप में डाले उस बाइक को, ठीक है। तो सब्रोगेशन में क्या होगा, सब्रोगेशन में अगर हम लोगों ने कोई भी हमारी चीज़ है उसके बदले में ऑलरेडी पैसे ले चुके हैं तो हम फिर से उस चीज़ पर अपना हक नहीं जता सकते। वो किसकी हो गई, वो इंश्योरेंस कंपनी की हो गई, और वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि उसके साथ में क्या करना है, ठीक है। वो सेल करेंगे या उसको स्क्रैप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या है, अब यहाँ पर भी हमको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग को बहुत बड़ी अमाउंट का क्या करना होता है, इंश्योरेंस लेना होता है। जैसे कि ये जो शिप कंपनी है ना, जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं, तो उसके लिए इंश्योरेंस कितने का रहेगा, 10 करोड़ 15 करोड़, उसमें ऑलरेडी कितने करोड्स का या मिलियंस का क्या रहेगा, माल लोडेड रहेगा। फिर उतना उस सारी चीज़ को इंश्योर करना एक कंपनी को पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर कुछ हो गया, ठीक है, शिप को कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा लॉस एक ही कंपनी को देना पड़ेगा,
और उसमें कंपनी लॉस में चली जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंश्योरेंस रहता है। तो ऐसे केस में इंश्योरर्स क्या करते हैं, अपना जो इंश्योरेंस है वो 2-3 कंपनियों में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही कंपनी से पूरी शिप इंश्योर नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर साहिल क्या कर रहे हैं, इंश्योर्स प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टी कितनी की थी, 2,50,000 की थी। तो अब उनने क्या किया है, एक टी कंपनी के पास गए हैं और 2/5 ऑफ द 2,50,000 का, जो कि 1 लाख होता है, वो टी कंपनी से इंश्योरेंस करवाए हैं और आर कंपनी से 1,50,000 का इंश्योरेंस करवाए हैं उनने, जो कि 3/5 है। ठीक है, अब ये इस तरीके से उनने अपना इंश्योरेंस है वो 2 कंपनियों में बांट दिए हैं। अब उसके बाद साहिल, ठीक है, यहाँ पे साहिल है। इफ़ साहिल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयज एंड द लॉस वर्थ इज़ 1,20,000। अब साहिल की प्रॉपर्टी को क्या होता है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पार्ट या जो भी इंश्योरेंस उसने लिया था 2,50,000 का, उसमें से 1,20,000 का क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स थे या प्रॉपर्टी वो लॉस हो जाती है। तो अब ये जो लॉस है वो भी क्या होगा, 2 कंपनियों को स्प्लिट करके देना होगा, उनने कंबाइन करके देना है वो लॉस। कैसे देंगे वो लोग, तो टी कंपनी देगी 2/5 वैल्यू ऑफ 1,20,000। 2/5 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 2/5 वैल्यू ही टी कंपनी के पास से इंश्योर किए थे, इसलिए लॉस का भी 2/5 वैल्यू ही कंपनी क्लेम करेगी, पैसे देगी, जो है 48,000। और यहाँ पे आर कंपनी क्या करेगी, 3/5 वैल्यू देगी 1,20,000 का, वो है 72,000। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग ने इंश्योरेंस स्प्लिट किए वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, क्लेम भी स्प्लिट करेगी, जितना लॉस हुआ है वो भी स्प्लिट करके दोनों कंपनी अपना अपना हिस्सा हम लोग को दे देंगे। 6 इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो मिस्टर जयंत है उनका घर क्या है, फायर पर है, मतलब आग लग चुकी है उस घर को। ठीक है, किसके वजह से, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के वजह से। अभी मिस्टर जयंत कैन नॉट रिमेन पैसिव, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे रहेंगे, अपना घर जल रहा है वो देखते बैठेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने इंश्योरेंस निकाला हुआ है। ठीक है, अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि चल इंश्योरेंस है, काय को टेंशन लेने का, जलता है ना जल्दी, तो ऐसा एटीट्यूड रखकर नहीं चलता है। अगर बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलती है कि हमने जानबूझकर बचा सकते थे हमारे घर को बट नहीं बचाया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हमको पैसे क्लेम नहीं करेगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको हमारा पूरा ट्राई करना है, मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू सेव हिज हाउस फ्रॉम फायर। ठीक है, हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे हमारे घर को बचाने के लिए, और फिर जितना भी लॉस हुआ रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी ही। 7th इज प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। कॉज प्रॉक्सिमा, अब यहाँ पर इस प्रिंसिपल में देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक घर है जो इंश्योर किया गया है रिस्क ऑफ थेफ्ट से, बहुत चोरियाँ हो रही थी, इसलिए इंश्योरेंस किसका निकाले, रिस्क ऑफ थेफ्ट से, चोरियों के जो इंश्योरेंस रहेगा, जिससे हम अगर चोरी होती है हमारे घर में तो इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम करेगी, जो भी पैसा है वो देगी। तो अब ये क्या हो गया, उनके घर में चोर आ गए। ठीक है, बहुत चोरियाँ हो रही थी तो घर में चोर आ गए। अब उनने क्या किए, घर में से चीज़ें चुराए हैं और जाते जाते हाउस इज सेट ऑन द फायर। ठीक है, उनने क्या किया, घर में आग भी लगा कर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हुई है, लॉस 2 चीज़ों से हुआ है। कौन से 2 चीज़ों से, एक तो चोरी के वजह से हुआ है, दूसरा फायर की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इंश्योरेंस वॉज ओनली टेकन फॉर द लॉस ड्यू टू थेफ्ट, बट इंश्योरेंस हमने क्यों लिए थे, सिर्फ चोरी से बचने के लिए इंश्योरेंस लिया गया था, फायर की तो बात ही नहीं हुई थी। तो ऐसे टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी हमको कॉम्पेंसेट करेगी सिर्फ किसके लिए, लॉस ऑफ थेफ्ट के लिए, और फायर से जो लॉस हुआ रहेगा वो कंपनी हमको नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा भी देखा जाएगा हर बार। तो आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ में आए हैं। अगर नहीं समझ में आए कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी।
ठीक है। इस एग्जाम्पल्स की वजह से ये जो प्रिंसिपल्स है वो समझना बहुत इजी हो जाता है और हमारा आंसर भी हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, ये आंसर याद रख सकते हो। और ये एग्ज़ाम्पल्स मैंने सेम टेक्स्ट बुक की तरह ही लिए हुए हैं, ठीक है, कुछ अलग एग्ज़ाम्पल नहीं है। आप इस तरीके से भी अगर आंसर अपना फ्रेम करते हो और लिखते हो एग्ज़ाम में, तो भी आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, इस आंसर के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।